चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास को। आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में थोड़ी पृष्ठभूमि देखनी होती है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो जो इतिहास पढ़ने के लिए जो विभाजित किया गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में हम पढ़ते क्या है, जब से यहाँ पर यूरोपीय व्यापारी यहाँ पर आने लगे, धीरे धीरे अंग्रेजों का आधिपत्य यहाँ पर बनने लगा, तब से देखे तो हम आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं, है ना। यानी कि देखे तो औरंगजेब के बाद के समय काल को हम आधुनिक भारत के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन आधुनिक भारत में जो अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज यहाँ पर कैसे कैसे अपने शासन की स्थापना कर लेते हैं, इन सब चीजों को अगर समझना है तो सबसे पहले हम प्रारंभ देखते हैं, है ना। तो प्रारंभ कहाँ जाना पड़ेगा, मुगल काल में, है ना। मुगल काल से पहले सल्तनत काल को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर इतिहास की हम बात करें तो इतिहास तब ज्यादा समझ में आती है जब हम प्रारंभ करते हैं कहां से, शुरुआत से, है ना, प्रारंभिक काल से। यानी कि मनुष्य प्रारंभ में कैसा था, कैसे कैसे इसका विकास होता है और विकास का चरण क्या होता है, कब कब क्या क्या चीजें यहाँ पर डेवलप होती है। और करते करते जो मनुष्य पहले जानवरों की प्रकृति में थे, है ना, बंदर स्वरूप में थे, जो गुफाओं में रहते थे, है ना, समझ उतनी विकसित नहीं रहती थी, अकेले अकेले घुमा करते थे, समूहों में नहीं रहते थे, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है और कैसे कैसे धीरे धीरे ये सभ्य बनते हैं, समूहों में रहना प्रारंभ करते हैं, इन सभी पर चर्चा करते हुए आज हम पहुंचेंगे आधुनिक भारत पर। ठीक है, तो आधुनिक भारत करने से पहले हम क्या बात करेंगे, प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, तब हम प्रारंभ करेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल में आज हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं जो आधुनिक काल में हमें पढ़ना है। यानी कि आधुनिक काल के पूरे सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आधुनिक काल की बात करें, इसकी महत्ता पर बात करें, है ना, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले तो उसकी महत्ता हमें पता होनी चाहिए कि इसको पढ़ने से हमें क्या क्या प्रॉफिट है। यूपीएससी की बात करें तो मुख्य परीक्षा में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जहां से लगभग देखे तो 70 से 80 नंबर आपके यहां से बनते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें यूपीएससी में तो हर साल देखें तो 5 से 6 प्रश्न यहां से देखने को मिलता है। तो यहां से देखें तो चाहे मुख्य परीक्षा हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारा जो क्लास चल रहा है ये पीसीएस के लिए भी है। और पीसीएस की बात करें तो अगर बिहार पीसीएस की बात करें तो बिहार पीसीएस में यहां से केवल आधुनिक भारत से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, है ना। यूपी पीसीएस की बात करें तो वहां भी 7-8 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जितने भी पीसीएस है सभी जगहों पर देखें तो इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। इसके साथ साथ ये इंटरव्यू में भी काम आएगा। साथ ही साथ जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो यहां से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अनुभव देंगी और आगे प्रशासन में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि कोई भी निर्णय लेने से पहले इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, इतिहास में क्या क्या हुआ, कौन से राजा के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया, कौन अधिकारी के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया गया, इन सब से हमें सीखने को मिलता है और यही हमारे प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं कहां से, प्रारंभिक स्थिति से, जब मनुष्य सभ्य नहीं था, है ना, वहां से प्रारंभ करते हैं पाषाण काल से। अगर आप चाहे तो ये एक ग्राफिंग के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ग्राफिंग आप लोग करते हुए चले तो ज्यादा सही होगा। चलिए यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल की। और प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल को हम बहुत सारे भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे पाषाण काल की। सबसे पहले बात करेंगे पाषाण काल की। और पाषाण काल का समय काल देखें तो प्रारंभ से लेकर लगभग कब तक, लगभग 2500 बीसी तक, है ना, लगभग 2500 बीसी तक हम पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। 2500 बीसी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे बनती है इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो पाषाण काल की बात करें तो इस समय काल को पाषाण काल क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर जो भी मनुष्य है, मनुष्य तो इस समय क्या था, यायावरी जीवन व्यतीत करता था, है ना। मनुष्य में उतनी बुद्धि नहीं थी कि कैसे कैसे समाज में रहना है, समाज क्या है, उन्हें तो पता ही नहीं था।
है ना। तो प्रारंभिक काल में देखे तो धीरे धीरे मनुष्य क्या, पहले देखे तो ये गुफाओं में रहा करते थे, पहाड़ों की गुफाओं में रहा करते थे, खुली आसमान के नीचे, है ना, पेड़ों पर भी चढ़ के रहा करते थे, प्रकृति से डरते थे, जब वर्षा होती थी वर्षा से डरते थे, बिजली चमकती थी इससे डरते थे। और इस समय काल पर देखे तो धीरे धीरे ये इस समय काल पर जीवन जो इनका था वो शिकार पर और खाद्य संग्राहक के रूप में इनका जीवन व्यतीत होता था। यानी कि शिकार करने हेतु ये क्या करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे, और पत्थरों के प्रयोग के कारण ही इस समय काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया। ठीक है, तो पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट के पढ़े थे, है ना, सारी चीजें हम कर चुके हैं, थोड़ा सा उसका चर्चा करते हुए चलेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांट कर देखा था। और जो 3 भाग थे, पत्थर के औजार कैसे कैसे हुआ करते थे, इसी के आधार पर इस काल को बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो इस समय काल पर जो भी समाज था, यायावरी समाज था, है ना, शिकार और खाद्य संग्रह करके अपना जीवन व्यतीत करता था, और शिकार करने हेतु क्या करते थे, ये पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया, है ना। इस समय काल पर यहाँ के लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहा करते थे, खुली आसमानों के नीचे रहा करते थे, है ना। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आरंभिक सामुदायिक जीवन प्रारंभ होता है इसी समय काल में। यानी कि पहले जो लोग अकेले अकेले शिकार करते थे, है ना, अकेले अकेले शिकार करते थे, तो बड़े बड़े जानवरों का ये शिकार करने में सक्षम नहीं होते थे। तो उन्होंने क्या समझा कि अगर हम समूह में अगर शिकार करना प्रारंभ करें तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े जानवरों को भी मार सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इनका सामुदायिक जीवन यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो मनुष्य जो पहले अलग थलग अकेले अकेले शिकार करते थे, अब समुदाय में यहाँ रहना प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पत्थरों का जो औजार था, प्रारंभ में तो बड़े बड़े पत्थरों से शिकार किया करते थे, जिससे क्या होता था, जिससे अगर हम बात करें तो शिकार यहाँ पर सही ढंग से नहीं हो पाता था, है ना। छोटे छोटे जो जीव थे उनका शिकार नहीं कर पाते थे। ये धीरे धीरे क्या किए कि पत्थर का ये जो भाग है ना, तो प्रारंभ में क्या किए, पत्थरों को फोड़े, और इसका जो बीच वाला भाग है, कोर वाला भाग है, इसका प्रयोग इन्होंने शिकार के रूप में किया। इससे छोटे छोटे जो जानवर है उनका शिकार नहीं कर पाते थे। उसके बाद देखें तो इसके बाहर वाला ये जो फलक है दूसरे काल में, है ना, यानी कि मध्य पूरा पाषाण में फलक वाले जो हिस्सा है इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें जिसका समय काल कब तक, 23,000 बीसी से 23,000 बीसी से 10,000 बीसी तक का समय काल है। इसमें इसी को धारदार बनाते हैं, और धारदार बनाकर ब्लेड नुमा संरचना बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, छोटे छोटे जानवरों का भी ये शिकार करने में सक्षम हो पाते हैं। साथ ही साथ आगे चलकर जो तीर धनुष का इन्होंने प्रयोग किया मध्य पाषाण काल में, है ना, भाला का प्रयोग किया, इसके नोक के रूप में भी इन सभी औजारों का इन्होंने प्रयोग किया। तो इससे क्या हुआ कि इनके जो औजार थे धीरे धीरे धारदार होते चले गए। धारदार होने से क्या हुआ कि शिकार आसानी से कर पाते थे। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल में देखें तो मध्य पाषाण काल का समय काल क्या है हमारा, 10,000 बीसी के बाद, है ना, 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक के काल को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां से क्या हुआ, धीरे धीरे पत्थरों का जो औजार था धीरे धीरे धारदार बना लिए। धारदार बनाने से क्या हुआ कि धीरे धीरे ये क्या किया, जब धारदार हो गया तो पेड़ों को ये आसानी से काटने लग गए, और पेड़ों को आसानी से काटना ये लोग सीख लिए, शिकार भी आसानी से होने लग गया। तो जो इनको सुबह शाम टेंशन होती थी कि भोजन की खोज में हमें निकलना है, वो टेंशन धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। मध्य पाषाण काल में देखें तो धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में, है ना, कुछ क्षेत्रों में जैसे महादहा है ना, महादहा वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या हुआ था, धीरे धीरे ये लोग कृषि कार्य को भी जानने लगे थे। यानी कि जहां ये रहते थे वहां पर क्या हुआ, वहां पर बीज गिरा, बीज गिरने से पौधा वहां पर बना, और पौधे से फिर उसमें बीज लग गए। तो इससे क्या हुआ, इनको पता चला कि हम ऐसे कृषि भी कर सकते हैं। एक बीज को बोने से उसमें बहुत सारे बीज आगे चलकर उसमें लग जाएंगे। यहीं से क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में कृषि की शुरुआती चरण देखने को मिलती है। साथ ही साथ देखें तो यहाँ पर जो धारदार औजार बन चुके थे, इससे क्या हुआ, कृषि कार्य करने हेतु जंगलों की कटाई की गई। साथ ही साथ पशुओं के साथ भी इनका समन्वय हुआ। जब
लोग समूह में ये शिकार करना प्रारंभ कर दिए, तब क्या हुआ, इन्होंने देखा समूह में शिकार किए तो एक बड़े जानवर को मारते थे तो सभी लोग मिलकर खाते थे, है ना, बाकी जो बचा रहता था उसको पास में रखते थे। तो एक समय काल की बातें हुआ ऐसे कि देखे कि इसका जो बच्चा है, जानवर का बच्चा है, वो उसका दूध पी रहा है और दूध पीकर क्या कर रहा है, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा है। तो इन्होंने क्या समझा कि इसके मांस के साथ साथ हम इसके दूध का भी प्रयोग भोजन के रूप में कर सकते हैं, और यहीं से पशुपालन की भी संकल्पना आई और कृषि कार्य और पशुपालन की प्रारंभिक स्थिति मध्य पाषाण काल में देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हम कहां तक पहुंच गए, मध्य पाषाण काल तक। मध्य पाषाण काल में हमने क्या देखा कि यहां पर कृषि का, पशुपालन का प्रारंभिक स्थिति देखने को मिलता है ना। मानवों का प्रकृति के साथ समन्वय बनना प्रारंभ होता है। पहले जो वर्षा से डरते थे, है ना, बिजली से डरते थे, धीरे धीरे ये समाप्त होता है और उनसे समन्वय बनता है। उन सभी के बारे में ये जानना प्रारंभ करते हैं। और इसी के साथ जो यहाँ पर हमने अभी बात किया कि जो समूह में शिकार करना प्रारंभ करते हैं, इसी से यहाँ पर आगे चलकर इस समय काल पर धीरे धीरे परिवार की संकल्पना बनती है। अब आएंगे नव पाषाण काल पर, जहां पर मानव देखे तो बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, जिससे क्या हुआ, इनके जीवन में अस्थायित्व आई और यही धीरे धीरे जो भी यहाँ पर विकास हुआ अंततः सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखने को मिला। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगला हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की समय काल देखें तो 6000 बीसी के बाद के जो समय काल था उसे हम नव पाषाण काल के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर नव पाषाण काल का समय काल अलग अलग रहा, है ना। कहीं 6000 से 4000 बीसी तक रहा, कहीं 2500 बीसी तक रहा, है ना, कहीं कहीं तो 1250 बीसी तक भी रहा। तो हमने डिटेल में जब प्राचीन काल देखा था वहां पर देखा है। तो नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल 6000 बीसी के बाद के समय काल को देखते हैं। अब मध्य पाषाण काल में हमने क्या क्या देखा, यहां पर देखा कि जो यायावरी जीवन पहले था, कब, पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, पूरा पाषाण काल में यायावरी जीवन, लेकिन मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे परिवार की संकल्पना विकसित होने लगती है। कृषि कार्य कहीं कहीं पर प्रारंभ होता है, पशुपालन कहीं कहीं पर प्रारंभ होता है। इससे क्या होता है कि जो इस समय काल पर देखें तो मध्य पाषाण काल में क्या हो गया था, यायावरी जीवन तो था, उसके साथ साथ कहीं कहीं अस्थायी जीवन भी देखने को मिला, है ना। कारण क्या था, कारण क्या था, कृषि, है ना, कृषि और पशुपालन, दो चीजें। तो मध्य पाषाण काल में इसकी शुरुआती चरण देखने को मिलती है, इसीलिए कहीं कहीं पर क्या था, यायावरी जीवन भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर क्या था कि स्थायी जीवन भी देखने को मिलता है। लेकिन नव पाषाण काल में देखें तो कृषि का पूर्णतः यहाँ पर विकास हो गया। लोग कृषि के बारे में अच्छे से जान पाए थे, पशुपालन के महत्व को अच्छे से समझ पाए थे। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, नव पाषाण काल में साथ ही साथ जो पत्थरों के औजार थे, पत्थरों के नए नए प्रकार के औजार यहाँ पर ये प्रयोग करने लग गए थे। परिणामतः क्या हुआ कि यहाँ पर कृषि कार्य बड़े स्तर पर होने लगा, जंगलों को बड़े स्तर पर काटा जाने लगा, पशुपालन भी बड़े स्तर पर होने लगा। परिणामतः यहाँ पर क्या हुआ, लोगों के अंदर क्या हुआ, अस्थाई जीवन, है ना, अस्थाई जीवन यहाँ पर देखने को मिलती है। लोग यहाँ पर परिवारों में रहना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, अस्थाई जीवन। कारण क्या है, कृषि और पशुपालन। ठीक है, इस समय काल पर देखें तो यहां पर धातुओं का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था। कांस्य धातु आपने पढ़ा होगा, डिटेल में हमने बहुत सारी चीजें की है। तो इन सभी के कारण अब यहां पर हम प्राचीन काल में जितनी सारी चीजें देखने वाले हैं वो सारी चीजें किस पर आधारित है, कृषि और पशुपालन पर। इसी के कारण से क्या होता है, शहरों का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने नव पाषाण काल में क्या क्या देखा, लोगों में अस्थायी जीवन आ गया, है ना,
खाद्य संग्राहक जो थे, खाने के लिए भटका करते थे, अब क्या हो गए, ये खाद्य उत्पादक हो गए कृषि कार्य के परिणाम स्वरूप, है ना। पशुपालन ये यहां पर प्रारंभ कर दिया गया। साथ ही साथ यहां पर अब श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है। श्रम विभाजन की संकल्पना भी यहीं से प्रारंभ होती है। श्रम विभाजन यानी कि जो महिलाएं थी, महिलाओं को घर के आसपास और घर के अंदर का कार्य दे दिया गया और बाहर का जितना भी कार्य था वो पुरुषों के अंतर्गत रख दिया गया। श्रम विभाजन यहीं से नवपाषाण काल से देखने को मिलता है ना। इसके साथ साथ यहां पर आस्था तंत्र का भी विकास हो जाता है ना। आस्था तंत्र यानी कि यहां पर कृषि कार्य करते थे तो यहां पर उर्वरा देवी की पूजा होती थी, है ना। उसके बाद यहां पर जो वर्षा होता था, इंद्रदेव की पूजा होती थी, तो यहां पर आस्था तंत्र भी देखने को मिलता है। इसी का परिणाम स्वरूप ये सारा चीज देखने को मिलता है ना। साथ ही साथ आस्था तंत्र हम यहां से भी देख सकते हैं कि जो भी यहां पर लोग मरते थे, है ना, तो मरने के पश्चात जब उनको दफनाया जाता था तो दफनाने के साथ साथ उनकी आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं थी, ये सभी वस्तुएं भी, है ना, उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं भी उनके साथ दफनाया जाता था। ये भी आस्था के रूप में हम देख सकते हैं, है ना। तो उर्वरा देवी या फिर मृतक के साथ वस्तुओं को दफनाना, ये सभी हमें इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यहाँ पर आस्था तंत्र विकास हो चुका था, आस्था तंत्र का। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमने सामाजिक विभाजन की भी बात कर सकते हैं, यानी कि यहां पर पहली बार नवपाषाण काल में ही पहली बार सामाजिक विभाजन भी देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ की घरों की बात करें तो घरों में वर्गाकार, है ना, आयताकार, इस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम ये जो सामाजिक विभाजन है, सामाजिक विभाजन को दो आधार पर देख सकते हैं। एक तो घरों का प्रकार, यानी कि बहुत सारे ऐसी एरिया थे जहां पर घर के प्रकार वर्गाकार थे, बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहां पर आयताकार थे, बहुत सारे थे जहां पर एक मंजिल थे, बहुत सारे एरिया थे जहां पर दो मंजिले थे। उसके साथ साथ यहाँ पर कब्रों के साथ जो सामान दफनाई जाती थी, यानी कि यहाँ पर सामाजिक विभाजन था, ऐसे समझ सकते हैं कि कई सारे लोगों के जो कब्र थे, जो यहाँ पर गरीब लोग थे, है ना, तो वो साधारण सामान इनके साथ क्या करते थे, दफनाते थे। जबकि जो धनाढ्य लोग थे, धनी लोग थे, वो यहाँ पर बहुमूल्य चीजें दफनाया करते थे। तो इसके आधार पर भी इतिहासकारों ने बोला कि यहाँ पर सामाजिक विभाजन भी देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कृषि कार्य बड़े स्तर पर हुआ। जब कृषि कार्य यहाँ पर बड़े स्तर पर होगा, है ना, पशुपालन बड़े स्तर पर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे संबंधित लोगों की रुचि भी और बढ़ेगी। तो यहाँ पर बड़े स्तर पर कृषि कार्य होने लगा, और कृषि कार्य होने लगा बड़े स्तर पर, तो जहां लोग हमेशा भोजन के बारे में सोचते थे, अब भोजन की टेंशन से मुक्त हो चुके थे, है ना। अब उन्हें भोजन की आवश्यकता, भोजन की टेंशन नहीं थी, क्योंकि कुछ ही लोग मिलकर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादित कर लेते थे। यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसका रिजल्ट हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो समयकाल क्या है, समयकाल देखें तो 2300 से 1750 सबसे उपयुक्त समयकाल दिया गया है। बाकी बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग अपने समयकाल देते रहते हैं। इससे पहले तो देखें तो ताम्रपाषाण काल भी देख सकते हैं। ताम्रपाषाण काल जब पत्थरों के साथ साथ क्या हुआ था, पत्थरों के साथ साथ तांबों का भी प्रयोग होने लगा था। और इस समय काल में देखें तो बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पर देखने को मिली। संस्कृति को हम देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की संस्कृति, जैसे यहाँ पर देखें तो जो गणेश्वर संस्कृति थी, गणेश्वर संस्कृति ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की संस्कृति थी, है ना। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ भी संस्कृतियां यहाँ पर चली, जैसे कायथा संस्कृति थी, है ना, आहार या बनास संस्कृति थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ ये सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी, है ना। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति भी देखने को मिलता है, जैसे मालवा संस्कृति, है ना, रंगपुर संस्कृति, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियां थी। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कृषि कार्य हुआ, परिणामतः लोग परिवारों में रहने लगे, है ना। इससे क्या हुआ, संस्कृति का विकास हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये जितने भी अलग थलग जितनी संस्कृतियां थी, इन सभी संस्कृतियों का यहाँ पर क्या होता है, एकीकरण होता है ना। सभी संस्कृतियों का एकीकरण होता है, यानी कि परिणामतः क्या हुआ, यहाँ पर
नगरों का बसाव देखने को मिला। नगरों का बसाव यहाँ पर कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियां थी, अलग अलग संस्कृतियों के द्वारा यहाँ पर कृषि कार्य किए जाते थे, है ना। और कृषि कार्य से क्या हुआ कि पहले सभी लोग अपने भोजन के तलाश में ही लगे रहते थे। जब यहाँ पर कृषि कार्य बड़े स्तर पर हुआ, खाद्यान्न यहाँ पर उत्पादित बड़े स्तर पर होने लगा, तो इससे क्या हुआ, खाद्यान्नों की बचत हुई, है ना, खाद्यान्नों की बचत हुई, जिससे क्या हुआ कि सभी लोग अब कृषि कार्य में नहीं लगे। अब लोग यहाँ पर फ्री हो गए, है ना, खाने के बारे में सोचने से फ्री हो गए। परिणामतः यहाँ पर अलग अलग चीजें ये सोचने लगे, और उसी सोचने का परिणाम होता है क्या, शिल्प, है ना। उसी सोचने का परिणाम क्या होता है, शिल्प। जब लोगों के पास खाने की टेंशन नहीं रहेगी तो दूसरे चीजों के बारे में सोचेंगे, और ऐसे ही शिल्प का निर्माण हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ पर शिल्पी कर्म करने लगे। जब यहाँ पर गांवों में क्या हो रहा है, कृषि कार्य हो रहा है ना, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग क्या है, शिल्प के रूप में उत्पादन करने लगे। तो शिल्प के रूप में उत्पादन करने लगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, सामान यहाँ पर बनाया जा रहा है, और यहाँ पर कृषि कार्य हो रहा है, खाद्यान्न है। तो जो सामान बना रहा है वो सामान तो नहीं खाएगा ना, खाएगा क्या, खाद्यान्न खाएगा। तो इससे क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हुआ। तो लोग पहले एक गांव से दूसरे गांवों में जाकर व्यापार वाणिज्य करते थे, लेकिन मतलब लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक कोई ऐसी जगह हम स्थापित करते हैं जहां पर सभी अपने अपने सामान लेकर आए, और उसके बदले में जो उनकी आवश्यकता की सामान है वो यहां से लेकर जाए। यानी कि इसी से क्या हुआ, बाजार की संकल्पना उभरी। और जब बाजार की संकल्पना उभरी तो शिल्पी जो लोग थे ये सोचे कि हम गांव में बेचने तो हमें बाजार में ही जाना पड़ता है, तो गांव में हम क्यों रहे। ये अंततः आकर बाजार के अगल बगल में क्या हुए, बसने लग गए, और इससे क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ। ऐसे ही हम मान सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, है ना। विकास होने का मुख्य कारण क्या है, कृषि और पशुपालन। यहां तक क्लियर है, कृषि और पशुपालन। तो हम पहुंच चुके हैं कहां, पहुंच चुके हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता तक, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, जबकि यहाँ पूर्व में देखें तो आलमगीर से लेकर यहाँ पश्चिम में सुतका गंडोर तक पूरा सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, शहरी जनसंख्या बढ़ने लगी। शहरी जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्नों की मांग बड़े स्तर पर होगी। जब खाद्यान्नों की मांग बड़े स्तर पर होगी तो कृषि कार्य भी बड़े स्तर पर करने पड़ेंगे। परिणामतः कृषि कार्य कहाँ होगा, खेतों पर होगा। तो यहाँ पर बड़े स्तर पर जंगलों को काटा गया। तो ये सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित बहुत सारी संकल्पनाएं यहाँ पर दी गई है। पतन की बात करें तो सबसे पहले बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि यहाँ पर आकस्मिक ही पतन हो गया, है ना, आकस्मिक ही पतन हो गया। जैसे कि यहाँ पर बाढ़ आ गया, बाढ़ आने से क्या हुआ, पूरा यहाँ पर पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सूखा आ गया, सूखा के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इनका पतन हो गया, है ना। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर जो इनका पतन हुआ ये पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से हुआ। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कृषि कार्य होता था, कृषि कार्य के लिए जंगलों को बड़े स्तर पर काटना पड़ता था, और जंगलों को जब बड़े स्तर पर काटेंगे तो क्या होगा, यहां से, ठीक है, पारिस्थितिकी असंतुलन यहाँ पर उत्पन्न हुआ, और इसी से करके धीरे 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 ये क्या हुए, यहां से स्थानांतरित होकर दूसरी ओर चले गए। तो ये था हमारा क्या, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं वैदिक काल। कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बाहरी आक्रमण को भी मानते हैं, कुछ इतिहासकार, उसकी भी चर्चा हमने की थी। बस हम समझ रहे हैं और पहुंचेंगे कहां, आधुनिक भारत तक, ठीक है। तो वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल को दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल, अब बहुत शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे, और यहां पर देखें तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो यहां पर देखें तो ऋग वैदिक काल का समय काल क्या है हमारा, 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है। और वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 बीसी। अब यहां पर क्या क्या होता है, थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखें तो ये आर्यों से संबंधित है। आर्य सबसे पहले आते हैं, तो
सप्त सैंधव जो प्रदेश है ना, जहां पर सिंधु नदी है उसको सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ पर आकर बसते हैं, क्योंकि इस समय काल पर देखें तो यहाँ पर कृषि कार्य, ये लोग तो कृषि कार्य करते नहीं थे, यायावरी जीवन जीते थे, अर्ध यायावरी जीवन इनका था, यानी कि कृषि कार्य नहीं करते थे, पशुपालन ये किया करते थे, है ना। इस इनके समय काल में देखें, है ना, तो सारी चीजें ये गाय को बहुत ही महत्व देते थे और अधिकतर चीजें गाय से ही संबोधित की जाती थी, चाहे दूरी मापने की हो या किसी भी चीज, है ना, तो सभी को गायों से ये क्या करते थे, संबोधित करते थे। यहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इस समय काल पर देखें तो महिलाओं की स्थिति अभी भी सही है, समाज में महिलाओं की स्थिति अभी भी सही है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में पहले तो इस समय काल पर सप्त सैंधव प्रदेश में है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, जो गंगा यमुना द्वाब है उन सभी क्षेत्रों में इनका स्थानांतरण होता है। यहाँ पर आकर ये क्या करते हैं, जंगलों को बड़े स्तर पर काटते हैं और कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं। तो जो यहाँ पर अर्ध यायावरी जीवन, पशुपालन करते थे, कृषि कार्य नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो अर्ध यायावरी जीवन व्यतीत करते थे, यहाँ पर यायावरी जीवन की समाप्ति होती है। यहाँ पर भी क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, है ना, कृषि कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इनका बसाव हो जाता है। तो कृषि पशुपालन, तो पहले हमने क्या देखा, सिंधु घाटी सभ्यता, कृषि में जो उत्पादन में बचत होता था उसी का परिणाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद इसका पतन हो गया, फिर से ये सारी क्या है, संस्कृतियां है। वैदिक काल में बहुत सारी संस्कृतियां देखने को मिली, डिटेल में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा है। तो वैदिक काल में क्या हुआ कि यहाँ पर पहले सप्त सैंधव प्रदेश में रहे, यहाँ पर अर्ध यायावरी जीवन व्यतीत करते थे, समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, है ना। यहाँ पर पूजा पाठ ये लोग किया करते थे, और पूजा पाठ करने का जो यहाँ पर कैसे करते थे, करने का जरिया देखे तो यहाँ पर प्रार्थना होता था, है ना, प्रार्थना के जरिए, है ना, प्रार्थना के जरिए, यज्ञ के जरिए यहाँ पर पूजा पाठ हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखें तो ये ट्रांसफर कहाँ हो जाते हैं, गंगा यमुना के जो द्वाब क्षेत्र है वहां पर, है ना, यहाँ पर कृषि कार्य प्रारंभ होता है ना, साथ ही साथ पशुपालन भी देखने को मिलता है, और अंततः फिर यही पृष्ठभूमि निर्मित करता है किसकी, नगरीकरण की, और आगे चलकर क्या हो जाता है, यही महाजनपद के रूप में देखने को मिलता है। तो यहां की बात करें वैदिक काल की, तो सबसे छोटी इकाई क्या थी, मतलब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई यहां पर क्या थी, हम यहां पर देख सकते हैं, सबसे छोटी परिवार था, परिवार को ही कुल कहा जाता था। कुल से बड़ा क्या था, कुल से बड़ा देखें तो ग्राम, और ग्राम से बड़ा था विश्व, और विश्व से बड़ा क्या था, जन, यानी कि बहुत सारे विश्वों के समूह को जन कहा जाता है। वहीं ऋग्वैदिक काल में ये जो जन था, जन को जनपद कहा जाने लगा, और आगे जाकर बहुत सारे जनपदों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण होता है, उसी को महाजनपद काल के नाम से जाना गया। तो यहां पर भी देखें तो बहुत सारी चीजें यहां पर बातें करने के लिए है, लेकिन यहां पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कहां पहुंचना है, पहुंचना कहां है, आधुनिक भारत पर। ठीक है, चलिए, तो उत्तर वैदिक काल हो गया। अब हम पहुंचते हैं इसके बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल। अभी हमने क्या बात किया, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, पहले जन था, है ना, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ, और उसके बाद देखें तो समय काल महाजनपद काल का क्या है, महाजनपद काल का समय काल देखें तो 600 से लेकर 300 BC। इस समय काल को महाजनपद काल कहते हैं, या फिर बुद्ध का काल कहते हैं, या फिर इसी को वैदिकोत्तर काल भी कह लेते हैं। और इस समय काल पर क्या हुआ, जो वहां पर जनपद थे, बहुत सारे जनपदों को मिलाकर यहाँ पर 16 महाजनपद देखने को मिले, और इन 16 महाजनपदों में से मगध एक ऐसा महाजनपद था जो पूरे भारत पर देखे तो अपना शासन स्थापित करने में कायम रहता है। इसका भी बहुत सारा कारण था, यानी कि मगध वाला जो इलाका था, छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र था, यहाँ पर लोहे की बड़ी भूमिका देखने को मिलती है, लोहे बड़े स्तर पर पाए जाते थे, है ना, साथ ही साथ जंगल थे, तो लोहे से क्या हुआ था, लोहा की प्राप्ति से अस्त्र शस्त्र बड़े स्तर पर निर्मित हुए। साथ ही साथ उन्हीं अस्त्र शस्त्रों में देखे तो कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया गया, जंगलों की कटाई हुई, कृषि कार्य भी यहाँ पर होने लगा, जंगलों से हाथियां मिल जाती थी, तो ये सभी इनको मजबूती प्रदान किया और युद्ध में अंततः महत्वपूर्ण रोल निभाया। इसलिए जो मगध था इन 16 महाजनपदों पर हावी हो जाता है, और आगे चलकर मगध की एक बड़ी संरचना देखने को मिलती है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, तो वैदिकोत्तर काल में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, लोहे की भूमिका।
है ना। लोहे की भूमिका थी, लोहे की भूमिका यहाँ पर देखें तो किस प्रकार की, इसकी भूमिका देखें तो हम कई रूप में इसकी भूमिका को देख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लोहे की भूमिका का यहाँ पर व्यापक प्रयोग होने लगा, कुल्हाड़ी बनाए जाने लगे, हंसिया बनाए जाने लगे, जिससे जंगलों की कटाई हुई, है ना। खेती यहाँ पर बड़े स्तर पर हुई, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, खाद्यान्न बड़े स्तर पर उत्पादित होने लगा, और यही अंततः फिर यहाँ पर क्या हुआ, शहरों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, है ना। तो कृषि अधिशेष बचा। इस समय काल पर देखें, प्राचीन काल में तो जो कृषि अधिशेष है यही नगरीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण कर रहा है, क्योंकि कृषि अधिशेष बचेगा तो बहुत सारे लोग फ्री होंगे जो अलग अलग कार्य करेंगे, और इससे व्यापार वाणिज्य होगा, और उसी से अंततः नगरों का उदय देखने को मिलता है। तो दूसरा नगरीकरण इस समय काल में देखने को मिलता है वैदिकोत्तर काल में। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अब आगे आते हैं, हम मौर्य काल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मौर्य काल की बात करें तो 300 बीसी से 200 बीसी तक के समय काल को हम मौर्य काल के अंतर्गत रखते हैं। और मौर्य काल की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य काल का, है ना, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, महत्वपूर्ण शासक अशोक, वो सारी चीजें हमने देखी थी, है ना। यहाँ पर देखें तो शासन प्रशासन हेतु 30 लोगों की सदस्य होती थी, उसके माध्यम से शासन प्रशासन किया जाता था, है ना। सैनिक व्यवस्था थी, वो भी 30 लोगों के सदस्यों के द्वारा सैनिक व्यवस्था को भी संचालित की जाती थी। यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था देखने को मिला। गुप्त व्यवस्था क्यों होता है, क्योंकि वो बाहर के जितने भी राज्य हैं वहां पर गुप्तचरी करते हैं। गुप्तचरी से क्या होता है कि वो राज्य में क्या निर्णय लिया जा रहा है, क्या वो सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, तो इसका पता एक राज्य को होता है, जिससे उसकी सभी नीतियों को ये जान पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी चीजें होती है ना, जो भी चीजें होती है अपना निर्णय ये कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था भी देखने को मिलता है, और गुप्तचर व्यवस्था में यहाँ पर महिलाएं भी देखने को मिलती है। सारी चीजें हमने देखा था। उसके बाद आता है हमारा मौर्योत्तर काल, 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक के समय काल को हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत देखते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हमने देखा था, जैसे यहाँ पर नवीन वर्गों का आगमन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, वर्ण संकर समूह यहाँ पर देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के वर्णों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सामाजिक चुनौतियां भी देखने को मिलती है, और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने हेतु यहाँ पर मनु का आगमन होता है। यानी कि यहाँ पर देखें तो ये जो मौर्य काल है ना, बुद्ध काल है, इस समय काल पर क्या था, पहले था वैदिक काल में क्या था, ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत हो चुकी थी, लेकिन उसमें बहुत सारी कुरीतियां थी। कुरीतियों को समाप्त करने हेतु बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर यानी कि जैन जैसे, बौद्ध और जैन जैसे धर्म देखने को मिलता है। इनके द्वारा लोगों की समानता की बात की जाने लगी, और समानता के कारण ही यहाँ पर देखें तो ब्राह्मणों को लगा कि अब हमारी जो स्थिति है वो स्थिति समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो इनकी स्थिति समाप्त हो रही थी, इस स्थिति को पुनः स्थापित करने हेतु यहाँ पर मनु का आगमन होता है, और मनु के द्वारा फिर से यहाँ पर ब्राह्मणों की उच्च स्थिति स्थापित की जाती है। और दूसरी स्थिति किसकी होती है, दूसरी स्थिति यहाँ पर क्षत्रियों की मानी जाती है ना। वैदिक काल में ही यहाँ पर जो वर्णों की संकल्पना थी, तो वर्णों की संकल्पना वैदिक काल में ही देखने को मिला। ऋग वैदिक काल में कार्य के आधार पर वर्णों को विभाजित किया गया 3 वर्णों के रूप में, जबकि उत्तर वैदिक काल में कार्य के आधार पर नहीं, यहाँ पर 4 वर्णों की संकल्पना देखने को मिलती है। तो जहां पर भी ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति आएगी वहां पर शूद्रों की स्थिति या फिर महिलाओं की स्थिति ये यहाँ पर दयनीय हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जब मनु आए तो यहाँ पर जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की स्थिति स्थापित करने में तो ये सफल रहे, साथ ही साथ और जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णों को अपने कंट्रोलिंग में रखने हेतु महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिए, है ना, महिलाएं पुरुषों के अधीन यहां पर कर दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस समय काल पर देखने को मिलती है। इससे क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति गिरी, शूद्रों की स्थिति भी यहाँ पर गिरती हुई देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो अवतारवाद की संकल्पना है, अवतारवाद की संकल्पना भी इसी समय काल पर देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो आर्य और जो गैर आर्य तत्व है, गैर आर्य तत्व और आर्य तत्व दोनों का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसी का रिजल्ट होता है अवतारवाद की संकल्पना, जो हमने क्लास में डिटेल में किया है। अब इसके बाद प्राचीन काल में 2 चीज बचता है, शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं। एक तो गुप्त काल और दूसरा गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल की बात करें तो 300 एडी से
300 एडी से 550 एडी, और ये 550 से 750 एडी तक का समय काल क्या होता है, गुप्तोत्तर काल कहलाता है। और यही देखे तो प्राचीन काल का अंतिम समय काल देखने को मिलता है। इस समय काल पर देखे तो गुप्त काल में जो गुप्त लोग थे, गुप्त लोग गैर आर्य थे, आर्य नहीं थे, इसलिए समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने हेतु इन्होंने ब्राह्मणों की सहायता ली, और ब्राह्मणों की सहायता लेने हेतु इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को बड़े स्तर पर, है ना, ब्राह्मणों को बड़े स्तर पर क्या किया, भूमि दान दिया, है ना, ब्राह्मणों को बड़े स्तर पर भूमि दान किए। तो भूमि दान से क्या हुआ, ब्राह्मणों का सपोर्ट इन्हें मिल गया, क्योंकि ये गैर आर्य थे तो क्षत्रिय के रूप में लोग यहां पर नहीं मानते इनको, इसलिए इन्होंने सोचा कि जब तक ब्राह्मणों का सपोर्ट नहीं मिलेगा हमारी स्थिति यहां पर मजबूत नहीं हो पाएगी, और इसी स्थिति को मजबूत करने हेतु इन्होंने भूमिदान प्रारंभ किया, है ना। और यही भूमिदान आगे चलकर क्या हुआ, गुप्तोत्तर काल में बड़े स्तर पर भूमिदान देखने को मिलता है, और अंततः क्या होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में छोटे छोटे राजा उभर के सामने आ जाते हैं, है ना, छोटे छोटे राजा उभर के सामने आ जाते हैं। तो यहां पर जो भूमि अनुदान था, भूमि अनुदान से क्या हुआ, इसका थोड़ा सा हम रिजल्ट देखते हैं। भूमि अनुदान का रिजल्ट क्या हुआ, अगर मान लीजिए भूमि अनुदान हुआ, तो भूमि अनुदान मान लीजिए राजा के क्षेत्र ये वाला है ना, एक अलग पेज पे देखते हैं, राजा का ये क्षेत्र है ना, यहाँ पर राजा बैठा हुआ है। जो भूमि अनुदान करता था वो वैसे क्षेत्र करता था जो बॉर्डर वाला इलाका है ना, बंजर वाला इलाका है, यानी कि ये जो सभी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में भूमि अनुदान करता था। एक ब्राह्मण को ये क्षेत्र दे दिया, दूसरे ब्राह्मण को ये क्षेत्र दे दिया। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर देखे कि जो राजा का विस्तार है, विस्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो राजनैतिक रूप में देखे तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये जो क्षेत्र जिस ब्राह्मण को मिला, तो ये पूरा क्षेत्र किसका हो गया, ब्राह्मण का हो गया। तो इससे क्या हुआ, लघु केंद्रों का यहाँ पर उदय देखने को मिलता है ना। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं जो राजनैतिक है, राजनैतिक विकेंद्रीकरण इससे हो गया, यानी कि जो राजा का शासन यहाँ था, है ना, खुद राजा को यहाँ पर शासन करना पड़ता था, यहाँ पर अब इसको शासन नहीं करना, यहाँ पर जिसको भूमि दान दिया गया वो यहाँ पर शासक की भूमिका निभा रहा है। तो इससे क्या हुआ, राजनैतिक विकेंद्रीकरण यहाँ पर हो गया, है ना। यहाँ पर इसके साथ साथ जितना बड़ा क्षेत्र होगा, राजा का नौकरशाही उतना ही बड़ा होगा। तो जब क्षेत्रों का विस्तार होने लग गया तो इससे क्या हुआ, नौकरशाही व्यवस्था भी धीरे धीरे कम होने लगी, है ना। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो सभी क्षेत्र थे, सभी बंजर भूमि क्षेत्र थे, यहां पर भूमि दान करने से क्या हुआ, कृषि का विस्तार हुआ। कृषि के विस्तार के साथ साथ इन सभी क्षेत्रों में जनजातीय लोग रहा करते थे, तो वो जनजातीय लोग भी क्या हुए, कृषि कार्य से जुड़ गए। तो आर्थिक दृष्टिकोण से हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ पर जनजातियों का समाज अलग था, और यहाँ से जो ब्राह्मण गए, ब्राह्मणों का समाज अलग था, ये ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति के थे, और ये आदिवासियों की अपनी सामाजिक स्थिति अलग थी। तो यहाँ पर जब ये गए तो क्या हुआ, पहले तो टकराहट हुई, लेकिन बाद में जो जनजातीय समाज था और ब्राह्मणवादी समाज था, इन दोनों में समन्वय हुआ, और समन्वय के परिणाम स्वरूप अलग प्रकार के यहाँ पर वर्ण देखने को मिलते हैं, और अलग अलग प्रकार के वर्ण संकर यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, गुप्त काल, ठीक है। और इसी का परिणाम क्या हुआ, आगे चलकर बहुत सारे भारत में छोटे छोटे राज्य देखने को मिलते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में 5 महत्वपूर्ण शासक यहां पर देखने को मिलते हैं, है ना। 5 महत्वपूर्ण साम्राज्य यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, हुड़, मोखरी, है ना, मैत्रक, पुष्यभूति और गौड़, ये 5 बड़े बड़े साम्राज्य यहाँ पर उभर के सामने आ जाते हैं। इसी समय काल में देखें तो हर्ष का समय काल, हर्ष के समय काल में जो ये बिखराव था, विकेंद्रीकरण था, हर्ष के समय काल में इसका एकीकरण किया जाता है, और एकीकरण हर्ष के समय काल में किया जाता है। लेकिन हर्ष की मृत्यु के पश्चात फिर वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये था हमारा पूरा प्राचीन भारत क्लियर है। थोड़ा सा मध्यकाल की बात करने में 5 से 7 मिनट लगेगा, उसके बाद हम आ जाएंगे आधुनिक भारत का, और आधुनिक भारत में हम बातें करेंगे क्या क्या हमें करना है। मध्यकाल क्लियर है, एक बार बताइएगा, सॉरी आधुनिक काल क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं मध्यकाल का। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं।
पहला तो पूर्व मध्यकाल और दूसरा मध्यकाल। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल के अंतर्गत हमने दो चीज देखा था, एक तो क्या, सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। इसका समय काल देखें तो सल्तनत काल जब 1206 ईस्वी में स्थापित हुआ था, यहां से देख सकते हैं, और 1526 से मुगल काल के अंतर्गत देखते हैं। इसी में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम शासक कौन होता है, औरंगजेब, जिसका शासनकाल 1707 होता है। इसके बाद से मुगल काल का विखंडन होना प्रारंभ हो जाता है, जिसका फायदा कौन उठाते हैं, अंग्रेज उठाते हैं, और अंततः उनका शासन स्थापित हो जाता है, यहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो इससे सल्तनत काल से पहले का जो समय काल था, पहले कहां तक थे हम, 750 तक, और 750 से देखें तो लगभग 1200 तक के समय काल को पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत रखा गया, और इसे राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अभी हमने देखा जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, है ना, जो 5 बड़े उत्तर भारत में साम्राज्य देखने को मिले, वो राजपूत कहलाए। लेकिन राजपूत से संबंधित कुछ यहाँ पर कहानी भी है, कहानी एक बार सुनिएगा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। इस कहानी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है ना, तो मृत्यु के बाद से जो 1200 का समय काल है, वहां तक के काल को राजपूत काल से संबोधित करते हैं। और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कहानी की अगर बात करें तो कहानी कही जाती है कि वशिष्ठ ऋषि थे, है ना। वशिष्ठ ऋषि के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाय थी जिसे कामधेनु कहा जाता था, और इस गाय को ऋषि विश्वामित्र ने चुरा लिया। इससे क्या हुआ, वशिष्ठ ऋषि क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उन्होंने तप किया, कहां, आबू पर्वत जो राजस्थान में है उस पर जाकर तप किया, और तप से यहां पर ऐसे नायकों की उत्पत्ति हुई जो बहुत ही शक्तिशाली थे। इन नायकों ने क्या किया कि विश्वामित्र से जो इनकी गाय थी, गाय को छीनकर उन्हें वापस लौटाया। इससे क्या हुआ, वशिष्ठ ऋषि खुश हो गए, और खुश होकर उन्होंने नाम क्या दिया, परमार कहा, है ना। उन्होंने इन्हें परमार कहा, और परमार का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का विनाश करने वाला, और यही परमार राजपूत कहलाए। और राजपूत के अंतर्गत देखें तो परमार, है ना, चौहान, चालुक्य और प्रतिहार, ये जो वंश है, ये सभी वंश राजपूत कहलाए। तो इससे संबंधित ऐसी कहानी भी है, और क्या चीज था वो हमने इतिहास में पहले पढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मध्यकाल की, ये भी 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल 1206 में प्रारंभ होता है ना। सबसे पहला शासक, सल्तनत काल की अगर बात करें तो सल्तनत काल के अंतर्गत 5 वंश आए, है ना। 5 वंश में गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश आता है। ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं मुगल काल, और मध्य काल में हमने 1707 तक किया था, औरंगजेब के समय काल तक। आधुनिक काल में इसके बाद के काल को हम देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखें तो हमने क्या क्या देखा था, सल्तनत काल और मुगल काल। मुगल काल में देखें तो कब तक, 1707 तक हमने किया है, औरंगजेब तक। मुगल काल के अंतर्गत देखें तो पहला शासक कौन, बाबर था, जिसका समय काल 1526 से 30 रहा। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं का समय काल 1530 से 1556 तक, लेकिन ये जो समय काल था 2 भागों में विभाजित था, वो भी हमने देखा था, है ना। पहला था 1530 से 1540, यहाँ पर शेर शाह सूरी के द्वारा इसको हराया जाता है, और 1540 से लेकर 1555 तक सूरवंश यहाँ पर शासन करते हैं दिल्ली में। उसके बाद 1555 में पुनः ये अपना शासन छीनता है उनसे, और 1555 से 56 तक ये शासन करता है। उसके बाद यहाँ पर आता है अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, और अंतिम महत्वपूर्ण शासक, ताकतवर शासक कौन था यहाँ पर, औरंगजेब, जिसका समय काल 1707 तक रहा। और इसकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, भारत धीरे धीरे विखंडित हो गया, और विखंडित होकर छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो गया। इसी का फायदा इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने उठाया, और अंततः अपना शासन स्थापित करने में क्या हुए, शासन स्थापित करने में सफल हो गए। ठीक है, तो 1707 औरंगजेब के बाद के शासक कौन कौन से आए, इसका लिस्ट लिख लीजिए। आधुनिक काल में ये बार बार आपको आने वाला है। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा। छठा शासक था औरंगजेब, है ना, मुगल काल के अंतर्गत। सूरवंश को हटा दे तो अब यहां पर 1707 के बाद पहला शासक लिखते हुए चलिए, मैं बोल देता हूं, लिखते हुए चलिएगा। कॉपी पेन लेके तो बैठे हैं ना,
चलिए सबसे पहले यहां पर लिखिएगा बहादुर शाह प्रथम। पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बहुत सारे देखने को मिले। जैसे मैं यहां पर घटना चक्र स्पेशल करवा रहा हूं लाइव क्लास में बीपीएससी के चैनल पर, वहां पर मैंने करवाया है, वहां पर कल वाले क्लास में ये सारी चीजें देखने को मिली थी। आप चाहे तो वो वीडियो देख के समझ सकते हैं कि पीसीएस परीक्षा में कैसे कैसे आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर समय काल से डायरेक्टली वहां पर 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला यहां पर लिखिएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, है ना। समय काल भी लिखते हुए चलिएगा। बहादुर शाह प्रथम का समय काल देखे तो 1707 से 1712 तक, 1707 से 1712 तक इसका समय काल रहा। इसके बाद अगला शासक आता है, दूसरा शासक यहां पर जहांदार शाह। जहांदार शाह, समय काल नहीं लिखूंगा, अब लिखते हुए चलिए। जहांदार शाह की बात करें तो समय काल 1712 से 1713, 1 साल तक, है ना। तीसरा शासक यहां पर आता है फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर की बात करें तो 1713 से लेकर 1719 तक, 1713 से लेकर 1719 तक इसका शासनकाल रहता है। अगला शासक बात करें फर्रुखसियर के बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की बात करें तो 1719 से लेकर 1748 तक, 1719 से लेकर 1748 तक इसका शासनकाल रहता है ना। उसके बाद अगला शासन यहां पर आता है अहमद शाह। अहमद शाह का समय काल लिख लीजिएगा। अहमद शाह का 48 से 54, 1748 से 1754 तक। अगला शासक यहाँ पर छठा शासक आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर द्वितीय का समय काल देखें तो 1754 से 1759, 1754 से 1759। प्रश्न कैसे पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर चर्चा करूंगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला शासक लिखिएगा, सातवां शासक। आलमगीर द्वितीय के बाद है यहां पर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इसका समय काल रहता है 1759 से 1806, 1759 से 1806। उसके बाद अगला शासक यहां पर अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, और इसका शासनकाल देखें तो 1706 से 1837, 1806 से 1837। और अंतिम शासक यहां पर देखें तो अंतिम शासक कौन होता है? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, इसका समय काल देखें तो कब तक? 1857 तक ये रहता है, 1837 से 1857 समय काल लिख लिए। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे गए हैं इसकी भी चर्चा मैं थोड़ा सा कर लेता हूं। प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? बक्सर युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बक्सर का समय काल आप सभी को याद होगा, कब है? बक्सर का समय काल देखिए कब हुआ था? 1764 में। और 1764 में समय काल देखे तो कौन है? शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रकार देखे तो प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर है? तो आलमगीर द्वितीय के समय काल पर प्लासी का युद्ध हुआ, शाह आलम द्वितीय के समय काल पर बक्सर का युद्ध हुआ। ये बातें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद सारी चीजें क्या क्या होनी चाहिए। तो आज देखें तो आज तो समय समाप्त हो गया, कल इसको देखें क्योंकि अगली क्लास भी है। आधुनिक भारत को हम कैसे पढ़ सकते हैं, किन सेक्शनों में पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहां पर चर्चा करेंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
सारी पृष्ठभूमि तो समझ में आ गई ना, एक बार क्लियर कीजिएगा। प्राचीन काल से मध्य काल तक सारी पृष्ठभूमि क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आधुनिक भारत, और समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आधुनिक भारत के बारे में हम कल से प्रारंभ करेंगे। आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर यूरोपियों का आगमन होता है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, व्यापार वाणिज्य हेतु होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। 10:30 तक क्लास रखी गई है, इसलिए क्योंकि क्लास के लास्ट में आप सभी से कुछ परिचर्चा कर पाए, इसलिए 10:30 तक क्लास की टाइमिंग रखी गई है। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, 10 मिनट में हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत के बारे में कि आधुनिक भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। बीसी क्या होता है, बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 2500 बीसी। 2500 बीसी आपने पूछा है, 2500 बीसी की अगर बात करें तो जितना भी समय काल है सभी समय काल को एक निर्धारित किया गया, कब से, यहां पर देखें तो जो हमारे जेसस थे, है ना, जेसस थे, इनका जन्म जब हुआ उस समय काल को हमने क्या मान लिया, 0, और यहां से जो भी समय काल है उसको हम क्या बोलते हैं, बीसी को हिंदी में बोले तो ईसा पूर्व बोलते हैं, है ना, हिंदी में ईसा पूर्व, और बाद वाले को ईस्वी, 2 शब्द आपको सुनने में मिलेगा, है ना। अंग्रेजी में क्या होता है, बीसी और एडी, 2 शब्द देखने को मिलता है। तो 2500 बीसी की बात करें, यानी कि 2500 ईसा पूर्व की बात करें, तो ईसा मसीह की जब जन्म हुई थी, इनके जन्म से 2500 पहले की हम बात करते हैं, 2500 वर्ष की पहले की बात कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, बीसी या फिर ईसा पूर्व। यानी कि वर्तमान के संदर्भ में देखें 2500 बीसी, तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या चल रहा है, अभी 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, तो ईसा के पूर्व के, ईसा के जन्म से 2020 साल हम आगे हैं। 2500 बीसी की बात करें तो पूरा समय काल की अगर हम बात करें कि 2500 बीसी आज से कितने वर्ष पहले की बात है, तो 2500 में हम क्या करेंगे, 2020 को जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 4520 वर्ष पहले की बात हो रही है, 2500 ईसा पूर्व की मतलब, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत में देखें तो आधुनिक भारत को हम 3 सेक्शन में बांट के पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत को, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, पूरी चीजें तो नहीं लिखवा पाऊंगा, लेकिन आधुनिक भारत कैसे पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से वो सारी चीजें। शिल्प दोबारा बता दीजिए। अब शिल्प के बारे में डिटेल में जाएंगे तो आधुनिक भारत नहीं कर पाएंगे। शिल्प कैसे हुआ मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। जैसे प्रारंभ में क्या था, लोग भोजन की तलाश में दर बदर भटकते रहते थे, है ना। सुबह का भोजन का अगर उनका इंतजाम हो गया तो फिर शाम को क्या खाना है, सुबह का खाना खाने के बाद ये टेंशन दिमाग में रहती थी कि शाम को क्या खाएंगे, है ना। और जब शाम को क्या खाएंगे ये टेंशन रहती थी तो हमेशा उनका दिमाग भोजन के लिए ही इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन जब यहाँ पर कृषि का विकास हो गया तो खाद्यान्न का अधिशेष बचने लगा, यानी कि एक व्यक्ति कम से कम 10-20 लोगों का अनाज उत्पादित कर लेता था, तो 19 लोग क्या हुए, यहाँ पर फ्री हो गए। जब 19 लोग फ्री हो गए तो उनका दिमाग फ्री हुआ, तो वो अन्य चीजें सोचने लगे, और सोचते सोचते उन्होंने कई सारी चीजें विकसित की जो शिल्प के नाम से जानी गई, है ना। यहाँ पर लोग क्या करे, पहले अनाज को ऐसे ही बिखेरे रहते थे, एग्जाम्पल के लिए रूप में बता रहा हूं। अब यहाँ पर दिमाग, जो खाली लोग थे उन्होंने दिमाग लगाया कि जब अनाज को ऐसे बिखेर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगर एक पात्र बना दिया जाए तो अनाज जो बिखरा हुआ है उसको हम इकट्ठा रख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, पात्र का निर्माण हो गया, है ना। भोजन पकाना जब सीखे तो ऐसे आगों पर पकाते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब इसको हम पानी में उबालेंगे तो और आसानी से और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, इसको पकाया जा सकता है। तो इससे बर्तन का प्रयोग हुआ। खाना जो वो पत्तों में खाया करते थे, जो फ्री लोग थे, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि जो हम पत्तों में खा रहे हैं, जब ये पात्र हम बना पा रहे हैं तो ऐसा भी तो पात्र बना सकते हैं जिसमें भोजन को रख के हम खा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, प्लेटों का निर्माण हो गया। तो यही सारा चीज क्या हो गया, शिल्प हो गया। जब इन सभी चीजों से उनका
मतलब जितना चीज था सब हो गया, तब और भी शिल्पों के बारे में सोचने लगे। अब सोचे कि हम तो ऐसे नंगे धड़ंगे घूम रहे हैं ना, लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे मोतियों का माला, हड्डियों को इन्होंने क्या किया, आभूषण के रूप में परिवर्तित किया, लकड़ी का आभूषण बनाया, पत्थरों का आभूषण बनाया, तो बहुत सारे लोग आभूषणों के बारे में सोचने लगे और लोग यहाँ पर शिल्प के रूप में आभूषण भी यहाँ पर बनाने लगे। तो ऐसे देखें तो बहुत सारे शिल्प देखने को मिलेंगे जो हमने पहले चर्चा कर ली है। क्लियर है? चलिए, आधुनिक भारत की हम बात कर रहे थे, और आधुनिक भारत की बात करें तो 3 सेक्शन में हम पूरे आधुनिक भारत को पढ़ने वाले हैं। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन क्या होगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि देखें तो मध्यकाल के समय काल में ही होता है ना। यायावरी समाज, चलिए यायावरी की बात करें तो यायावरी समाज वो समाज होता है जो भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, यानी कि स्थान परिवर्तित करते रहते थे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यायावरी समाज। क्लियर है? अब बात करते हैं यहां पर, जब इसकी चर्चा हो जाएगी फिर 10 मिनट टाइम दूंगा, आप लोग प्रश्न पूछ लीजिएगा। आधुनिक भारत हम 3 सेक्शन में पढ़ेंगे, ग्राफ बना लीजिएगा। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, इन 3 सेक्शन में पूरे आधुनिक भारत को हम लोग पढ़ लेंगे। पहला सेक्शन क्या होगा कि यूरोपीय कंपनियां आती है, तो आने के साथ ही क्या होता है, यहां पर ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी अपना शासन स्थापित करने में कायम रही। कैसे कैसे स्थापित करती है, पहले सेक्शन में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इसका हम नाम क्या दे देंगे, ब्रिटिश शासन की स्थापना। पहला सेक्शन क्या नाम देंगे, ब्रिटिश शासन की स्थापना। आज इसकी चर्चा कर लेते हैं, सारी ग्राफिंग कल लिखवा दूंगा, बस ये 3 चीज लिख लीजिए। जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाती है, स्थापना की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर युद्ध होते हैं। पहले तो यूरोपीय कंपनियां अपने आप में ही लड़ी, अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु भारत में, जैसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ है ना, कर्नाटक युद्ध हुआ, इसके माध्यम से 3 कर्नाटक युद्ध हुए, इसके माध्यम से क्या हुआ, फ्रांसीसी नियंत्रित हुए और ब्रिटिशर्स यहाँ पर विजयी हुए, है ना। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश नियंत्रण सबसे ज्यादा हो गया, ब्रिटिश यहाँ पर स्थापित हो गए। उसके बाद जो भारत वाला क्षेत्र था, भारत वाले क्षेत्र में भी अपनी शासन स्थापित करने हेतु इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण कैसे हुआ। सबसे पहले तो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध से थोड़ा सा नियंत्रण आया, लेकिन बक्सर के युद्ध से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था, इन सभी क्षेत्रों का दीवानी इन्हें प्राप्त हो जाती है और इसी से धीरे धीरे करके बंगाल वाले क्षेत्र पर पूरा इनका शासन स्थापित हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हम प्लासी का युद्ध देख सकते हैं, बंगाल का युद्ध देख सकते हैं ना। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 और इन तीनों के माध्यम से बंगाल के क्षेत्र पर इनका शासन स्थापित हो जाता है। बंगाल के बाद देखें तो जो मैसूर वाला क्षेत्र था, मैसूर वाले क्षेत्र पर भी शासन स्थापित करने हेतु इन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, है ना। इन 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के माध्यम से मैसूर क्षेत्र को नियंत्रित किए। इसके बाद हम बात कर सकते हैं जो मराठा थे, मराठा भी महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में थे, उन पर भी शासन स्थापित करने हेतु 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। कल सबका डिटेलिंग में लिखवा दूंगा, है ना। आज बात कर लेते हैं। 3 मराठा युद्ध के माध्यम से मराठों को नियंत्रित किए और वो क्षेत्र भी इनके अंतर्गत आया। उसके बाद पंजाब पर ब्रिटिशों ने अपना नियंत्रण किया, है ना। इसके लिए 2 युद्ध हुए, आंग्ल सिख युद्ध, और 2 युद्धों के माध्यम से पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करे, है ना। जब ये सारे नियंत्रण स्थापित हो गए तब इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए यहाँ पर घेरे की नीति लाई, है ना। सहायक संधि लाए, सहायक संधि के माध्यम से अपने आप को मजबूत किए, व्यपगत का सिद्धांत लाए। तो ये सभी सेक्शन हम पहले सेक्शन के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। इन सभी टॉपिकों को ब्रिटिश शासन की स्थापना, ठीक है, ब्रिटिश शासन की स्थापना किस किस माध्यम से हुई, पहला सेक्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएंगे यहाँ पर। जब शासन स्थापित हो गए तो ये अपना यहाँ पर नीति लाते हैं, बहुत सारे नीति लाते हैं, है ना। तो दूसरे सेक्शन में हम क्या देखेंगे, अंग्रेजी नीतियां या फिर अंग्रेजों की नीतियां, है ना।
और जब नीतियां यहाँ पर ये लेके आएंगे तो इनकी नीति कुछ अलग थी, भारतीय समाज कुछ अलग था। जब ये यहाँ पर अपनी नीति लेकर आएंगे, इनकी नीति क्या थी, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट प्राप्त करना, और भारतीय समाज जो था उसकी प्रकृति अलग ही थी। तो जब इनकी नीतियां यहाँ पर आई तो लोगों के मन में असंतोष की भावना हुई कि भैया हमारे क्षेत्र में आकर आप लोग अपना नीति यहाँ पर ला रहे हैं, परिणामतः क्या हुआ, इससे क्या हुआ, लोग यहाँ पर गरीब होते चले गए, लोगों का खून चूसा गया इनकी नीतियों के माध्यम से, और इससे क्या हुआ, भारतीय प्रतिक्रिया देखने को मिली। ठीक है, या भारतीय प्रतिक्रिया हम तीसरे में देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं इनका प्रभाव। इनका प्रभाव, ठीक है। तो अंग्रेज जब यहां पर नीतियां लाए और नीतियों का प्रभाव क्या क्या था, वो सारी चीजें हम दूसरे सेक्शन के अंतर्गत देखेंगे। और तीसरा जो सेक्शन होगा, ये जो प्रभाव था, इसी प्रभाव को अंततः भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में हम देखते हैं। तो तीसरा सेक्शन हम क्या देखेंगे, भारतीय प्रतिक्रिया। ठीक है, तीसरा सेक्शन देखेंगे भारतीय प्रतिक्रिया। और भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही, यहां पर बहुत सारे आपको विद्रोह देखने को मिले, बहुत सारे आंदोलन देखने को मिले, ये हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो पूरे आधुनिक भारत को हम 3 सेक्शन में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला सेक्शन ब्रिटिश शासन की स्थापना पढ़ेंगे माफ कीजिएगा, दूसरा अंग्रेजों की नीतियां और उनके प्रभाव, और तीसरा जो सेक्शन होगा वो भारतीय प्रतिक्रिया। और भारतीय प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या रहा, विद्रोह और आंदोलन। जैसे यहां पर नीतियों की बात करें तो इनके द्वारा समाज है ना, सामाजिक सुधार नीति लाई जाती है,